गुड मॉर्निंग क्लास 10। बहुत अच्छी सुबह है और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं फोर्स के कुछ बहुत कॉन्सेप्चुअल, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस का। और कल मैंने तुम लोगों को छोड़ा था पिछले क्लास में एक कॉन्सेप्ट देकर, स्प्रिंग फोर्स और mg के बीच की इक्वेशन पर मैंने बात को ख़त्म किया था। क्वेश्चन को पूरा हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था बिकॉज आई वॉन्टेड यू टू थिंक ओवर द कॉन्सेप्ट आई हैव गिवन यू। तो चलो आज हम लोग उसी पार्ट को, उसी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिखोगे और कैसे आप उस कॉन्सेप्ट में अगर कोई डाउट है तो खुद को कैसे लॉजिक से सेटिस्फाई करोगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम लोग क्या बात कर रहे थे। हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 वाज दैट टू एंड्स ऑफ अ spring balance is pulled by a force of 5 Newton. What will be reading of a spring balance? And the second part of the question was also show forces acting at point X and mention contact and non-contact forces. तो इसको मैकेनिक्स की स्प्रिंग प्रॉब्लम्स बहुत बढ़िया होती हैं और कहीं कहीं कंफ्यूज भी करती हैं बच्चों को। और क्योंकि तुम लोग इसको फर्स्ट टाइम एनालाइज कर रहे हो इस तरीके से, तो इन केस अगर आपको लगता है कि आपको बात समझ नहीं आ रही ठीक से, तो बेटा बिल्कुल डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन अश्योर यू कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स करेंगे, आपका लॉजिकल एप्टीट्यूड बढ़ेगा और आपको धीरे धीरे वो लॉजिक्स जो पहले लगते हैं मुश्किल, वो समझ में आने लगेंगे। तो चलो बात करते हैं इसी क्वेश्चन की। और स्प्रिंग बैलेंस को दो तरफ से खींचा जा रहा है। कल मैंने कहा था कि ये जो कंडीशन है, मैंने इसमें फोर्स F की जगह एक ब्लॉक लगा दिया था, क्योंकि ब्लॉक और स्प्रिंग में आप फील ज़्यादा कर पाएंगे कि हो क्या रहा है। लेकिन मैंने कहा था कि ये भी एक्चुअली दिख नहीं रहा है। दिख तो आपको रहा है कि फोर्स नीचे की ओर एक ही फोर्स पुल कर रहा है, लेकिन जिस सपोर्ट से ये लगा हुआ है वहाँ पर भी जब स्प्रिंग सपोर्ट को नीचे खींचेगा तो सपोर्ट स्प्रिंग को ऊपर पुल करता है। तो दिस इज ऑल्सो द केस वेयर टू एंड्स ऑफ स्प्रिंग is pulled by a force, and since action and reaction forces are same, so as they are saying here that both the forces at the two end are equal, here also the force with which spring is pulled down, with the same force the spring will pull the rigid support down, and with the same force the rigid support will pull the spring up. तो केस यही है। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का। और इस केस में जिसमें कि x पर आपको कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी बताने हैं कि हमको कैसे सोचना है लॉजिक्स और कैसे लिखने हैं। ठीक है, तो चलो स्प्रिंग ड्रॉ करते हैं। एक ये है हमारी स्प्रिंग, ओरिजिनल लेंथ, and a force start acting on the spring now. If this force is not balanced, इसका पॉइंटर ये है और x पॉइंट आप कंसीडर कर रहे हो जिस पर आपको सवाल पूछा गया है। If this force is not balanced by any force, then you know what will happen. This spring will keep on getting elongated. You will not be asked question in such a situation when force is not balanced. You will be asked question when force is balanced and this point X is now in equilibrium. Now, can you
convince yourself with the fact that P will come down on the scale. P will come down on the scale by the amount x. जितना नीचे खींचा गया है उतना ही तो नीचे आएगा पॉइंटर। और अगर पॉइंटर x नीचे आया और तब इस फोर्स को स्प्रिंग के फोर्स ने बैलेंस कर लिया। स्प्रिंग के फोर्स के एक्स के बारे में अब आप जानते हो कि क्या है, स्प्रिंग फोर्स और फोर्स कांस्टेंट। के एक्स ने किसे बैलेंस कर लिया, फोर्स एफ को, और ये एक्स अब इक्विलिब्रियम में है। तो पॉइंटर कितने नीचे आया यही तो इस बैलेंस की रीडिंग को बताएगा। और अगर पॉइंटर एक्स नीचे आया है तो स्प्रिंग में के एक्स फोर्स जनरेट हुआ और के एक्स फोर्स ने एफ को बैलेंस किया। तो आपके इक्वेशन बनेगी फोर्स अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स व्हेन this point x is in equilibrium. क्या ये बात बेटा फील हो पा रही है? अब सोचो कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग किस पर डिपेंड करती है कि कितनी लंबी हुई स्प्रिंग, और जितनी लंबी होगी उतना के एक्स जनरेट होगा। और के एक्स अगर एफ को बैलेंस करेगा तो क्या मैं ये कहूँ कि जितना एफ है उतना के एक्स होगा, और जितना के एक्स है उसी के अकॉर्डिंग एक्स होगा, और जो एक्स है वही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है। कितना लंबा हुआ, पॉइंटर कितना नीचे आया, वही तो रीडिंग डिसाइड करता है स्प्रिंग बैलेंस की। तो अगर आपको फोर्सेस की कॉन्सेप्ट को फील करने में, इन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को फील करने में दिक्कत हो रही है, तो ट्राई टू गिव यू लॉजिक व्हाट आई हैव गिवन यू। पॉइंटर कितना नीचे आएगा, x। जो पॉइंटर नीचे आएगा क्या वही हमारी रीडिंग डिसाइड करेगा? हाँ। अगर पॉइंटर x नीचे आता है तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा ऊपर की ओर, kx। क्या जितना kx होगा वही वो फोर्स F है जो उसे खींच रहा था, तभी kx F के बराबर हुआ, तभी x पॉइंट इक्विलिब्रियम में हुआ। तो अगर हम F को जानते हैं तो हम kx को जानते हैं, हम x को जानते हैं, और हम पॉइंटर की रीडिंग को जानते हैं। ये जो स्केल बनी होती है बेटा, ये सेंटीमीटर्स को नहीं मेज़र करती है, ये x कितना लंबा हुआ उसको मेज़र नहीं करती है, ये kx को मेज़र करती है। और kx किसे मेज़र करता है, इक्विलिब्रियम पर f को मेज़र करता है। तो ये x असल में जितना लंबा हुआ, यहाँ पे जो रीडिंग लगी होगी वो kx को बताएगी, और kx अगर 5 न्यूटन है यहाँ पर फोर्स तो उसके बराबर होगा, तो रीडिंग आपकी 5 न्यूटन हो जाएगी। और ये क्वेश्चन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा अगर मैं ओरिएंटेशन बदल दूँ। आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचें कि इसमें आंसर ज़रा भी फ़र्क हो जाएगा। इसको रिजिड सपोर्ट नहीं, एक हुक समझ लो। ये हुक पकड़कर खींचा जाता है और ये दूसरा एंड भी खींचा जाता है, जिसकी वजह से ये स्प्रिंग लंबी होती है। अब सोचो 5 न्यूटन और 5 न्यूटन दोनों खींच रहे हैं, इक्वल फोर्सेस हैं, तो जो सेंटर ऑफ द स्प्रिंग है वो तो अपनी जगह बना रहेगा ना, क्योंकि उसको जितना फोर्स इधर खींच रहा है उतना ही फोर्स इधर खींच रहा है। स्प्रिंग लंबी हो जाएगी। आप इसको ये जो
हुक है, इसको आप यहाँ तक ले आओ। एक्चुअल कंडीशन इमेजिन करो। मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स में एक फ़ायदा ये है कि हम सचमुच उन प्रॉब्लम्स की सिचुएशन को पैदा करके बनाकर देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो सोचो अगर इस हुक को इधर भी खींचा जाता और इधर भी, तो क्या इधर भी खींच जाता और इधर भी खींच जाता? जो सेंटर पॉइंट होता स्प्रिंग का, वो इधर जिस फोर्स से खींचा जा रहा था उतने ही फोर्स से इधर खींचा जा रहा था। तो ये तुमको फील हो पा रहा है कि ये रेस्ट पर होता? अब इधर आ जाओ, इस एंड पर एक पॉइंट x ले लो और इस एंड पर एक पॉइंट y ले लो। अब सोचो, आप दोनों को खींच रहे हैं और अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस नहीं है तो ये प्रोसेस तो चलता चला जाएगा। तो सवाल आपसे कब पूछा जाएगा? जब ये प्रोसेस रुक गया है एक्सटेंशन का, यानी 5 न्यूटन को किसी फोर्स ने यहाँ बैलेंस कर लिया है और यहाँ भी बैलेंस कर लिया है। अब जो x है बेटा, वो सेंटर से मेज़र नहीं होता। बच्चों को क्या कन्फ्यूज़न होता है कि अगर स्प्रिंग x एक्सटेंड हुई तो एक्सटेंशन जो इस पॉइंट पर होगा वो x/2 होगा। नहीं, स्प्रिंग को सेंटर से लेंथ कितनी बढ़ी इससे कुछ मतलब नहीं है। स्प्रिंग को किससे मतलब है कि पहले लेंथ थी L और अब हो गई L+x। स्प्रिंग को टोटल इलॉन्गेशन से मतलब है। और अगर पहले लेंथ L थी और अब लेंथ L+x हो गई, यानी एक्सटेंशन x हुआ, तो स्प्रिंग कहेगा कि भाई मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ 5 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए, वो x के अकॉर्डिंग kx है और kx 5 न्यूटन के बराबर है when x is in equilibrium। Right? So in this case also the reading of the spring balance will be 5 Newton only. So you can draw this diagram when the spring is in horizontal orientation. You can draw the diagram given in the question and mark all the forces, then equation, and then you will write your answer that point x is in equilibrium so kx is equal to F and spring balance will read F equal to 5 Newton. This will be your answer and this will be your diagram with proper forces. And then they are asking what is contact force and what is non-contact force. In this case, we have only contact force. F is also a contact force exerted on the spring F and Kx the spring force. यानी F को तुम लिखोगे बेटा एक्सटर्नल फोर्स और Kx को लिखोगे स्प्रिंग फोर्स। So both F and Kx are contact forces. Got the answer? So this is your complete answer number 3. Then I give you another case. In case the question is changed a little, and what example I have taken in the last question, last class, that was that if a spring is not applied by the force F as is given in this question, but it is attached with a block,
then the answer will not change, because in place of F, the block's weight will act. Block will experience a restoring force of spring, and accordingly the pointer will come down, and whatever is mg, that will be kx. Accordingly we will have x, and scale is calibrated in the force mg, and we will directly read here kx, which is equal to mg. So if the question is like this, then also the answer will remain same. If mg is taken 5 Newton, then you will say that the spring balance will read 5 Newton. But here the second part answer will change. If I say it case 2, the second part answer will have, it has gravity acting on the block. As non-contact force and spring force kx as contact force. Now your discussion is complete, no matter you are given the case like this or case like this. You are having both the answers. I hope now your doubts are clear and you got every point of concept of a spring force. स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग जहाँ कहीं भी पूछी जाएगी, उसके पीछे यही लॉजिक रहेगा जो अभी आपको समझाया है. चलो अगला सवाल लेते हैं. Next question is question number 4, and that question is saying a block of mass m, mass 10 Newton, is placed on inclined plane. What force is needed to push the block up? So let me first draw the diagram. Question is that there is an inclined plane. Right? And a block is placed on this inclined plane. Weight of this block is 10 Newton. And inclined plane's inclination is 30 degree. And then they are asking what should be force with which this block should be pushed. कम से कम कितना फोर्स, कम से कम लिखा नहीं है बेटा यहाँ पर ज़्यादा तो आप कितना भी लगा सकते हो. ये हिडन लाइन है कि मिनिमम फोर्स विच यू शुड अप्लाई टू पुश दिस मास अप. नाउ थिंक, दे हैव नॉट mentioned friction. They have not said that this surface is rough. So we do not have to take the question, and we do not have to modify the question according to our thinking. तो जितना सवाल में लिया गया है हम मान के चलते हैं कि फ्रिक्शन का जिक्र नहीं है, तो फ्रिक्शन इस प्रॉब्लम में नहीं है, सरफेस स्मूथ है. अब इस पर दो फोर्सेस एक्ट करेंगे. एक mg की वजह से ये ब्लॉक इस इनक्लाइंड प्लेन को नीचे की ओर पुश करेगा. किस फोर्स से पुश करेगा वो इसको रिजॉल्व करके पता चलेगा. तो मैंने mg को रिजॉल्व किया और रिजॉल्व करने का पूरा लॉजिक मैं समझा चुकी हूँ. ये जो फोर्स है ये mg साइन थीटा होगा और ये होगा mg कॉस थीटा. तो ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन को mg कॉस थीटा फोर्स से नीचे की ओर पुश करेगा. राइट? और अगर mg कॉस थीटा से पुश करेगा तो इस ब्लॉक पर
नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस का mg साइन थीटा के बराबर ही कॉस थीटा के बराबर ही लगेगा। तो अब देखो mg साइन थीटा वो फोर्स है जो ब्लॉक को नीचे लाने की कोशिश करेगा और आप चाहते हैं कि आप इसको ऊपर पुश करके ले जाए। तो मिनिमम फोर्स mg साइन थीटा के बराबर तो हो ही, तभी आप इसके नीचे गिरने की टेंडेंसी को बैलेंस कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि mg साइन थीटा के बराबर अगर मेरा फोर्स होगा तो ये ऊपर कैसे जाएगा? ऊपर जाने के लिए तो mg साइन थीटा से फोर्स को बड़ा होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन नहीं है और आपने mg साइन थीटा के बराबर फोर्स F लगा दिया तो ये वो पॉइंट होगा जब रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा ब्लॉक पर और ब्लॉक रेस्ट में हो जाएगा। अब अगर आप स्लाइटली यानी 10 न्यूटन अगर फोर्स है जो mg साइन थीटा के फॉर्म में नीचे की ओर ब्लॉक को लाने की कोशिश कर रहा है, mg कितना है 10 न्यूटन और साइन थीटा कितना है साइन 30। तो जो फोर्स नीचे लाने की कोशिश कर रहा है वो कितना है 10 और साइन 30 मतलब 1/2 मतलब 5 न्यूटन। आप ध्यान से सुनना बात को, 5 न्यूटन ब्लॉक को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा दो तो ब्लॉक रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर क्योंकि नेट फोर्स इस पर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सोचो कि 5.00000001 यानी स्लाइटली मोर देन 5 न्यूटन भी लगाओगे तो तुम इसकी पोजीशन को चेंज कर दोगे। तो अप्रॉक्सीमेटली हमने इसको कितना फोर्स लगाकर ऊपर पुश किया 5 न्यूटन से स्लाइटली बहुत बहुत थोड़ा फोर्स लगाकर। तो अगर कोई पूछे कि कितना मिनिमम फोर्स चाहिए कि तुम इसको यहां से यहां पहुंचा दो तो योर आंसर विल बी 5 न्यूटन because the change in the force F is very very small. So what will be your answer? To push the block minimum force required is equal to 5 Newton and 5 Newton is equal to mg sin theta where mg is already given 10 Newton, sin theta is sin 30 so 5 न्यूटन कहाँ से आया mg साइन थीटा इक्वल टू 5 न्यूटन है। mg साइन थीटा की वैल्यू क्या थी 10 साइन 30 थी और 10 mg का 10 इस ब्लॉक का वेट था और साइन 30 इस इंक्लिनेशन की 30 डिग्री इंक्लिनेशन की वैल्यू साइन 30 और साइन 30 1/2 हो गया। तो यहाँ से आपको मिला वो फोर्स जो इस ब्लॉक को ऊपर पुश करने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड है। सो चेक इट वंस अगेन, सी हाउ यू आर सपोज टू राइट द आंसर। Write it here, mg is given 10 Newton. So answer is 5 Newton. इसको 5 न्यूटन नहीं लिखकर फोर्स लिखो, फोर्स रिक्वायर्ड is equal to mg sin theta which in turn is equal to 5 Newton.
चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। A distance between two masses m1 and m2 is doubled. What will be effect on gravitational attraction force between them? This is easy question. मैकेनिक्स के क्वेश्चंस की तरह ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो मासेस m1 m2 रखे हैं और उनके बीच जो डिस्टेंस है से इट इज़ r. Now question is saying कि if this distance is doubled then what will be effect on gravitational force? In such type of question, the very first thing you are supposed to do is write the formula of Newton's law in the initial situation. Initially they are at distance r. So the force acting on in between the two masses will be g m1 m2 upon r square, right? Then they are saying the force, the distance is doubled. This distance is changed and it is made to 2r. Again you are supposed to write the Newton's law or Newton's law expression, but this time in the changed situation. What is changed situation? G same, m1 m2 is same, but distance is now 2r. Substitute it and let the force now becomes f dash. It's automatically f dash is less than f. You can see from the expression. तो अब क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको आप प्रॉपरली कैलकुलेट करना चाहो तो हमेशा आप इस तरह के सवालों को 2 स्टेप में करो। पहले इनिशियल सिचुएशन में इक्वेशन लिखो, फिर फाइनल जो चेंज आया उसमें फॉर्मूला लिखो और उसके बाद दोनों को डिवाइड कर दो। इफ़ यू विल डिवाइड g m1 m2 अपॉन 4r स्क्वायर with g m1 m2 upon r square, तो क्या होगा? फटाफट करो कैलकुलेशन। g कैंसिल, m1 कैंसिल, m2 कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल. You are left with f dash upon f is 1 upon 4. So the new force will be original force or the initial force divided by 4. तो क्या असर पड़ेगा? The force will become 1/4. समझ आ गया? देखो बेटा, आराम से वीडियो पॉज करो, सॉल्यूशन को समझ के अपनी कॉपी में अपने हैंड राइटिंग में लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 says again spring mass system and mass is at rest. A 12 kg block is suspended. This mass is 12 kg with a spring as shown in the diagram. What is the force which is appeared in the spring and in which direction that force is acting? Now I think whatever discussion we have done in last class and today, you can answer this question. So I am giving you solution, but I hope कि आपको solution की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर मैं पूरा क्वेश्चन आपको लिखकर समझा रही हूँ। ये ओरिजिनल लेंथ, जब मास सस्पेंड कर दिया गया तो स्प्रिंग उसकी वेट की वजह से नीचे खिंच गई। ये पॉइंटर, ये स्केल, अगर ये स्प्रिंग बैलेंस होता तो स्केल भी होती। देन ड्रॉ ऑल द फोर्सेस। फर्स्ट ड्रॉ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, इट्स ग्रेविटी डाउनवर्ड and the force exerted by the spring Kx, where what is x? X is
length by which spring elongated. And if this block is at rest, then Kx is equal to mg. So whatever is mg, that will be Kx, and accordingly you will have x elongation, and accordingly you will have the change of pointer's position in the scale, and scale is calibrated such that you will get from the scale directly mg. Now the question is not asking you in detail so many things. They are just asking that what is the force appearing in the spring and what is its direction. So that is only this force. What is the force appearing in the spring? You will write the restoring force is appearing in the spring. I am giving you the answer the way you have to write in the board copy, because this is important question. So you will write restoring force is appearing in the spring. Right? And then they are saying, they are asking what is direction. So you will write direction of this, I am writing in short, direction of force. See, this force is having two important characteristics. Along the spring, direction of the force is along the spring, and in upward direction. क्यों मैंने कहा along the spring? अगर ये स्प्रिंग टिल्ट कर दी जाती और ऐसे खींची जाती तो भी जो स्प्रिंग फोर्स है ना वो ऐसे डेवलप होता along the spring. ये डिटेल्ड पॉइंट्स आपको जानने चाहिए कि ये फोर्स कैसा है जो अलोंग द स्प्रिंग लगेगा, उसकी लेंथ के अलोंग लगेगा. तो आपका आंसर क्या हुआ? रिस्टोरिंग फोर्स इज अपियरिंग इन द स्प्रिंग एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द स्प्रिंग एंड इन दिस केस वर्टिकली अपवर्ड. राइट? और अगर इसमें कोई पूछ लेता कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस लिखो, तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज एक्टिंग ग्रेविटी एंड कॉन्टैक्ट फोर्स इज स्प्रिंग फोर्स. राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज आस्किंग दैट इन दिस मैकेनिकल अरेंजमेंट string can bear maximum 100 Newton force and above it the string breaks. If the force applied on the string is above 100 Newton, then the string will break. How much mass we can suspend with the string? तो अब ये स्प्रिंग मास सिस्टम के जैसा ही एक सिस्टम है. या स्प्रिंग की जगह स्ट्रिंग लगी हुई है, एक थ्रेड है जिससे मास m सस्पेंडेड है. तो चलो इस क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए. तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और लिखेंगे कैसे, डायग्राम कैसे बनाएंगे. मैकेनिक्स बिना डायग्राम बनाए, बिना सिचुएशन को इमेजिन किए आप पढ़ कर सकते ही नहीं. तो सबसे पहले आपने स्ट्रिंग बनाई, ठीक, और तुमने मास को सस्पेंड कर दिया. अब ध्यान से सुनना बात को. मास को ग्रेविटी नीचे खींचेगी. कितने फोर्स से? mg फोर्स से. अब मास ग्रेविटी की वजह से नीचे जाना चाहेगा, लेकिन वो स्ट्रिंग से बंधा है. इसको कहते हैं कंस्ट्रेन्ड सिचुएशन. स्प्रिंग मास फ्री नहीं है नीचे
ग्रेविटी के फोर्स की इच्छा के अनुसार नीचे चल देने के लिए। तो वो क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को नीचे खींचेगा। तो आप इसको अगर एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाएं तो आप क्या कहेंगे, ग्रेविटी, ये लॉजिक है जो आपको इस तरह से लिख के बता रही हूँ जिससे कि आपके लॉजिक्स क्लियर हो जाए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले किसने काम शुरू किया, ग्रेविटी ने। ग्रेविटी पुल्स द ब्लॉक डाउन वर्टिकली डाउन। इसका असर क्या हुआ, ये तो पहला काम हुआ, इसका असर क्या हुआ। एज अ रिजल्ट ब्लॉक, ध्यान से सुनना और समझना, ब्लॉक पुल्स स्ट्रिंग डाउन। This is action of block. This is action of block on the string. ठीक, इसका रिजल्ट क्या हुआ, स्ट्रिंग ने रिएक्ट किया। स्ट्रिंग इन रिएक्शन pulls the block up. ये चेन ऑफ फोर्स, ये चेन ऑफ इवेंट चला। ब्लॉक को ग्रेविटी ने नीचे खींचा, ग्रेविटी की वजह से ब्लॉक नीचे जाना चाहता था, वो फ्री नहीं था, तो उसने स्ट्रिंग को नीचे खींचा। स्ट्रिंग ने रिएक्शन में ब्लॉक को ऊपर पुल किया। एक तो ब्लॉक के नीचे खींचने की वजह से स्ट्रिंग में एक टाइटनेस, एक टेंशन प्रोड्यूस हुआ, और ब्लॉक ने स्ट्रिंग को जितनी टेंशन दी, स्ट्रिंग ने ब्लॉक को उसी टेंशन से ऊपर खींच लिया, क्योंकि ब्लॉक ने जो फोर्स लगाया दैट इज प्रोड्यूसिंग टेंशन, एंड इन रिएक्शन व्हाट फोर्स इज अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक, रिएक्शन विल बी इक्वल टू एक्शन. So whatever force is exerted by the block on the string, that is called tension, and string will pull the block up with the same force. Whatever force is exerted by the block on the string, that force is called tension. And string in reaction pulls the block up with the force equal to tension. Now think, अगर ये mg नीचे भी नहीं गिर रहा है और ऊपर तो नहीं ही जा रहा है, तो क्या ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे हैं? mg ब्लॉक को नीचे नहीं ले जा पा रहा है और टेंशन इस ब्लॉक को ऊपर ले जाए, ऐसी सिचुएशन तो आनी नहीं है, क्योंकि mg की वजह से टेंशन प्रोड्यूस हुआ है. तो हम कहेंगे कि इन इक्विलिब्रियम दिस टेंशन इज इक्वल टू mg. ठीक है. अब सोचो, उन्होंने कहा कि स्ट्रिंग मैक्सिमम 100 न्यूटन बियर कर सकती है. अगर उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि द ब्लॉक इज एक्सर्टिंग फोर्स विच वी आर सेइंग इट एज, we are saying the force exerted by the block on the string as tension force. ब्लॉक अगर उस फोर्स को बढ़ाता जाए, ब्लॉक फोर्स को नहीं बढ़ा जा सकता है, हम इसको 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, ब्लॉक का मास बदलते जाए, हम वेट बदलते जाए, तो क्या ब्लॉक ज़्यादा फोर्स से स्ट्रिंग को नीचे खींचने लगेगा जैसे जैसे उसका वेट बढ़ेगा? तो 100 न्यूटन पर पहुंचने पर वो जिस फोर्स से स्ट्रिंग को नीचे खींचेगा
उतना ही टेंशन स्ट्रिंग में डेवलप होगा, उतने ही फोर्स से, ध्यान से समझना, उतने ही टेंशन फोर्स से स्ट्रिंग ब्लॉक को ऊपर रिएक्ट करेगी। तो जिस फोर्स से ब्लॉक स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा है वो टेंशन है, और वो ही टेंशन स्ट्रिंग इन रिटर्न ब्लॉक पर लगा देती है। तो ये वो फोर्स है जिससे ब्लॉक स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा है, और ये फोर्स जब 100 न्यूटन से ऊपर जाएगा तो ये ब्लॉक स्ट्रिंग को ब्रेक कर देगा। तो ये फोर्स अगर 100 न्यूटन से ऊपर नहीं जा सकता तो हम कहेंगे टू कीप द स्ट्रिंग safe, the tension should be at the most equal to 100 न्यूटन। इक्विलिब्रियम बना रहेगा और टेंशन वेट को बैलेंस भी करेगा और स्ट्रिंग टूटेगी भी नहीं। पर टेंशन तो अभी हम देख रहे हैं ना कि इक्विलिब्रियम में mg के बराबर होता है, तो mg भी कितना हो गया, 100 न्यूटन। So what force should be suspended with the string so that string is safe and it is not broken? The tension it can bear is 100 Newton, and since tension is balanced by the mg and it is equal to tension, mg is equal to tension, so if tension, maximum value of tension which can be experienced and which can keep the string safe is 100 Newton, then mg in return will be equal to 100 Newton at the most. If mg increases the value 100 Newton, then tension will increase the value of 100 Newton and the string will break. So your answer is 100 Newton. Is the question clear, beta? So we discussed all the problems. Next we will start the 3 laws of Newton. Mechanics का part है, तो समझने और बताने और डिस्कस करने को बहुत कुछ है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से शुरू करेंगे। Till then, all the best. Keep working hard. Dream big.